हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियोस में हमने आपको मौर्योत्तर वंश कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें यवन, शक, हिंद, पर्थियन, कुषाण वंश हम लोगों ने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज से आपका गुप्त वंश प्रारंभ हो रहा है, प्राचीन भारत का। और गुप्त वंश से मतलब हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप कोई सा भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का गुप्त वंश से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य। देखिए, सबसे पहले प्राचीन स्रोत उठा करके देखते हुए गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? पुराणों में गुप्तों का उदय प्रयाग, जिसे आज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब वर्तमान में सीएम योगी द्वारा इसका नाम दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद जो स्थान है प्रयाग से माना जाता है। प्रयाग और साकेत के बीच कौसम्बी नामक जगह थी, वहां से माना जाता है। पुराणों के अनुसार गुप्त का उदय प्रयाग और साकेत के बीच कौसम्बी में हुआ। कहां पर हुआ था दोस्तों? कौसम्बी में हुआ था। ये हमने आप लोगों को बता दिया। प्रयाग को क्या कहा जाता था? इलाहाबाद, और वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। इसके संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। कौन थे दोस्तों इसके संस्थापक? श्रीगुप्त। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक श्रीगुप्त जी थे। उदय कब हुआ? उदय का समय 3री शताब्दी। कब हुआ उदय? उदय 3री शताब्दी में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब परिचय के रूप में इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य उत्तर काल में जितनी वंश थे उनका अंत होने के बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 3 राजवंशों का उदय हुआ था। कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ था दोस्तों? अच्छे तरीके से देख ली यहाँ पर। मध्य भारत में कौन सा वंश था दोस्तों? नाग वंश या नाग शक्ति वंश। कौन सा वंश था? नाग वंश या नाग शक्ति वंश। दक्षिण में वाकाटक। पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। कौन थे? पूर्व में थे गुप्त वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? गुप्त वंश को जाता है। किसको जाता है? गुप्त वंश को। राजनीतिक एकता को एक सूत्र बांधकर पूरे अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मौर्य वंश के बाद जितने भी राजा हुए उनमें सातवाहनों ने और कुषाणों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, परंतु बांध नहीं पाए। उसके बाद गुप्त वंश ही एकमात्र ऐसा वंश था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध पाया। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की नींव, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी नींव कब रखी जाती है? 2 अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। इसकी नींव 3री शताब्दी के 4थे दशक में। और उत्थान यानी कि डेवलपमेंट करना कब से चालू किया इस वंश ने? तो डेवलपमेंट करने का उत्थान हुआ वो 4वीं शताब्दी में हुआ। नींव जो रखी गई आपको 3री शताब्दी में रखी गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा। आगे बताते हैं, गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ठीक है दोस्तों, श्रीगुप्त जो कि इस वंश का संस्थापक था, उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं जो आपको अन्य किसी भी पाठ्य पुस्तकों में या अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। देखिए, इनका उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशम्बी में हुआ था। जगह कौन सी थी? कौशम्बी। जिस प्राचीन गुप्त राजा के बारे में पता चला वो श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। पूना ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि आपके विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इन्होंने एक ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें प्रभावती गुप्त ने पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया है। क्या कहा है? आदिराज, यानी कि इस वंश को सूत्रपात करने वाले व्यक्ति, यानी कि इस वंश की शुरुआत करने वाले व्यक्ति। श्रीगुप्त ने गया नामक स्थान था। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। ये पॉइंट तो आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि किसी पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी की मत जरूर मिल सकता है आपको, वरना अन्य किसी पुस्तकों में ये पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। और आईएएस के पेपर में ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आपको इस विषय की जानकारी नहीं होगी कि श्रीगुप्त ने मंदिर भी बनवाया था, तो आप कैसे उसका आंसर सही दे पाएंगे? यहाँ पर एक एक पॉइंट को खोल के और डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता रहे हैं। श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था।
जिसका उल्लेख कैसे पता चला हमें, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इति सिंह ने 500 वर्षों बाद सन 671 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी के बीच में किया है। कहां से पता चला? चीनी यात्री इति सिंह बता दिया। कब पता चला? 500 वर्ष बाद। यानी मंदिर की जो पूरी जानकारी थी कैसे पता चली वो भी हमने आप लोगों को बता दी। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था, या उसकी जानकारी कैसे मिली, किस चीनी यात्री द्वारा उसकी जानकारी दी गई। तो यह चीनी यात्री के नाम को भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, पुराण जो भारतीय परंपरा के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या जो वर्तमान में श्री राम की नगरी है, जहाँ पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद प्रारंभ हुआ था, जो अब वर्तमान में श्री राम की मंदिर के लिए दे दी गई है। बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पर, जिससे कि वर्षों से भगवान राम एक टेंट के अंदर उनका अस्थायी निवास बनाया गया था। तो दोस्तों अयोध्या तथा मगध में फैला था। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रीगुप्त के समय में एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, श्रीगुप्त जो था वास्तविक शासक नहीं था। क्यों नहीं था, इस पॉइंट को हम आपको बताते हैं। श्रीगुप्त के समय महाराजा की उपाधि सामंतों को दी जाती थी। सामंत क्या होते थे दोस्तों? जो सामंत एक छोटे क्षेत्र के होते थे, जो राजाओं के अधीन होते थे, जो कि उस क्षेत्र के किसानों से, कृषकों से कर वसूला करते थे। तो श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था, ये इस बात की पुष्टि करती है। प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भाड़शिवों के अधीन छोटे से प्रयाग राज्य का शासक था। यहाँ ये इतिहासकार है, इन्होंने इस बात को अपने अध्ययनों के द्वारा प्रूफ कर दिया कि श्रीगुप्त जो था भाड़शिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था, इसलिए वो महाराज कहलाता था, यानी कि उनका सामंत था। किसने प्रूफ कराया? के.पी. जायसवाल ने। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेने से भी। अगला पॉइंट देखिए, चीनी यात्री इति सिंह के अनुसार मगध के मृग शिखावन, कौन से? मृग यानी कि हिरन, मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा मंदिर के व्यय के लिए, यानी मंदिर के खर्चा उठाने के लिए 24 गांव को दान में दिए थे। पहले क्या होता था, मंदिरों को उनके संचालन के लिए कुछ भूमि दी जाती थी, वहां पे जो फसलें उगती थी उनसे मंदिर का खर्चा पानी चला करता था पुजारी का, और वहां होने वाले कार्यक्रमों का खर्चा उसी भूमि से फसलों को उगा करके किया जाता था। श्रीगुप्त के बाद जो अगला इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों, वह था घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र, यानी श्रीगुप्त के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों? यहाँ लिख लीजिए आप, ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। किसके थे? श्रीगुप्त। ये देखिए, श्रीगुप्त के पुत्र थे जो घटोत्कच, जो कि गद्दी पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, इनका समय क्या था? 280 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों इसी वंश के ही शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसने विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिनके पास सिंहासन 32 था ऐसा माना जाता है, जिसे आगे चलकर उज्जैनी नरेश राजा भोज ने प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी, यानी विक्रमादित्य की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्त, उनके 2 अभिलेख थे। एक पूना, कौन सा था दोस्तों? पूना, और दूसरा रिद्धपुरा। ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया। क्या बताया गया? प्रथम राजा कैसे बताया गया? घटोत्कच को। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। उसके बाद दोस्तों जो अगला शासक आता है वह चंद्रगुप्त, एक महत्वपूर्ण शासक जो वास्तविक शासक भी कहा जाता है और प्रथम प्रतापी शासक भी था, और जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी काफी अच्छे तरीके से किया था दोस्तों। तो इस आगे के शासकों के विषय में हम आपको जानकारी अपनी अगली वीडियो में देंगे।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आज तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ ही हम आपको वह नक्शा भी दिखा देते हैं जिस नक्शे में गुप्त साम्राज्य के समय में भारत में इनका साम्राज्य या विस्तार क्षेत्र फैला हुआ था, जहां जहां इन्होंने राज किया था। ये देखिए दोस्तों, गुप्त एम्परर। ये जो नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये गुप्त साम्राज्य में गुप्त द्वारा राज किए गए क्षेत्र को दर्शाता है। ये देखिए, इसे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं पेन से। ये देखिए, गुप्त साम्राज्य, इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने राज किया था भारत में। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अपनी अगली वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे, परंतु दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।